गाइस देखो मैं कॉलेज के लिए रेडी होकर जा रहा हूँ। मैं प्रोग्राम है गाइस कॉलेज में आज, फिर से मैं जा रहा हूँ। लेट्स गो गाइस, चलो कॉलेज में मिलते हैं गाइस। ये टोपी सही कर लूँ। देखो मैं गाड़ी पे हूँ, देख सकते हो। ठंड लग रही है गाइस आज। किसी के शादी हुई है, उसका गाना कॉलेज में आ गया। देखो गाइस, भाई हम वो क्या रहा है। देखो गाइस, अभी ऑडियंस बहुत कम है। देखो गाइस, ही ऑडियंस आई नहीं आज पूरी। ये तो कल है ना यार। इसमें आपको एक तो रेडियो जॉकी और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, इन दो पोस्ट पे है। तो जिनकी आवाज सुरीली मधुर है वे रेडियो उद्घोषक में आवेदन कर सकते हैं, रेडियो जॉकी। और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में अनुभव और रुचि है तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में भी आवेदन कर सकते हैं। आ गए हैं, आप लोग देख सकते हो। यही तो हेड है, ये है बवाल। हेड ही तो बड़ा होता है, हेड चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है गाइस। ये साड़ा अबे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के विचारों के साथ में आज की शुरुआत करते हैं। ज्ञान ही बुद्धि का मार्ग है, समानता ही समाज की शक्ति है और संविधान ही राष्ट्र के स्वाभिमान की नींव है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के इन शब्दों के साथ ही आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। अभी इसके सामने आपको दिखाई नहीं दे रहा। आज डॉक्टर साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है कल, लेकिन हम लोग आज मना रहे हैं 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। उनके विचारों पर मंथन करने के लिए ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है। जो उनका योगदान रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में, आर्थिकी के क्षेत्र में या सामाजिक समरसता में, उसकी स्थापना में भारत के अंदर, उन योगदानों पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आप जो लोग भी यहाँ प्रस्तुत करना चाहेंगे अपने भाषण को, स्पीच को यहाँ प्रस्तुत करेंगे और भीमराव अम्बेडकर योगदान की यहाँ को यहाँ फोरम के डायरेक्टर फोरम के डायरेक्टर है वही तो मैं क्या है। कौन है लाखों वाले हमारे विभाग के प्रोफेसर 3 लाख वाले। तो बच्चों कैसा चल रहा है। सो गाइस देखो ऑडियंस बढ़ गई। हमारे विभाग के आगे वरिष्ठ शिक्षक साथी प्रोफेसर ओमकार सर, प्रोफेसर अनूप सर, प्रोफेसर पंकज यादव जी और हमारे शिक्षक साथी डॉक्टर विकास शर्मा जी, डॉक्टर प्रति वर्मा जी, डॉक्टर ईशा भवन जी, डॉक्टर संजय कुमार जी और प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी के
परिनिर्वाण या कह सकते हैं महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है उनके विचारों के बारे में आप लोग अपने विचार रखेंगे और उसके बारे में जो है आपको एक जो है समाज में क्या योगदान था या देश के लिए क्या उनका योगदान। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ, जिसे इस समय जो है डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से ही वर्तमान के नाम जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर। स्कूली शिक्षा के बाद जो है हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में भी हायर एजुकेशन दी, उसके बाद फॉरेन में गए और बहुत सारी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद आर्थिकी में कुछ लोगों ने उसका तैयार किया और था कि आर्थिकी में क्या होता है। तो जो हमारे यहाँ आरबीआई की स्थापना हुई, उस आरबीआई की स्थापना में क्या कह सकते हैं देश के आर्थिक सुधारों में भी बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। समाज सुधार तो भाई था, उसके साथ साथ आर्थिक सुधारों में भी डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा। पीएचडी भी उन्होंने प्राप्त की, पीएचडी इकोनॉमिक्स पे भी की। और उसके बाद जो है उन्होंने उस समय जो था देश में छुआछूत चरम पे थी। तब आप देखते होंगे कि जैसे जैसे जो एजुकेशन बढ़ रही है या समाज शिक्षित हो रहा है, वो जो है छुआछूत या जात पात व्यवस्था धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन उस समय आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी है। हम लोग जब थे छोटे थे, गाँव में थे, तो उस समय देखते थे कि बहुत उस समय से आज बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आज से हम लोग 30 साल 35 साल पहले देखते थे कि जाति व्यवस्था या जात पात बहुत ज्यादा थी, आज जो है कुछ कम रीजन में काफी कम हो गई। तो सबसे मेन क्या है कि एजुकेशन पे ध्यान देना है। जैसे जैसे लोग एजुकेट होंगे, आगे जो है समाज बढ़ेगा, तो ये समस्याएं आगे भी कम होती चलेगी। तो अम्बेडकर जी ने भी यही कहा था कि सबसे पहले क्या है कि आपको शिक्षित होना है, शिक्षा पे ध्यान देना। जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने जो है संविधान निर्माण में कानून समिति के अध्यक्ष थे। बहुत सारा बोला जा चुका कि हमने 30 नवंबर के प्रोग्राम भी कराया था संविधान दिवस पे, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। तो प्रारंभ समिति के अध्यक्ष थे, बहुत सारा जो है आप लोगों ने सब बताया जा चुका है। देश के बाद वो भारत के सबसे पहले विधि और कानून मंत्री बने। उसके बाद जो है लगातार होता रहा। देश की आजादी से पहले 1935 में इतनी ज्यादा यहाँ छुआछूत या जाति व्यवस्था थी, उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, यानी कि कोई न कोई दूसरा धर्म में स्वीकार करूंगा। तो इसीलिए उन्होंने जो है अक्टूबर 1956 में अपने अनुयायियों के साथ या उनके सपोर्टर थे, उनके साथ जो है बौद्ध धर्म ने ग्रहण किया। और नेपाल में जो बौद्ध धर्म का प्रोग्राम था उसमें उनको जो है महाबोधिसत्व या बोधिसत्व की उपाधि जीवित रहते दी, जबकि किसी को जो है जो उपाधि मिली वो इसके बाद भी उनको जीवित रहते दी। और उसके बाद 1956 में ही जो है 6 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई, जिसको हम लोग जो है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कल 6 दिसंबर है, कल हमारे महाविद्यालय में अवकाश है, इसलिए हम लोग जो है इस प्रोग्राम को या उनके महापरिनिर्वाण को आज के दिन हम लोग जो है मना रहे हैं। और मनाने का उद्देश्य ये है कि आप लोग मान लीजिए एजुकेशन में एजुकेटेड के बाद आप लोगों को ये करना है कि कुछ नहीं कम से कम जाति पात या छुआछूत पे अपने स्तर से प्रयास करें कि इनको अब जितना कम कर सकते हैं या जितना से दूर प्रोग्रेस करें, पढ़े लिखे आगे बढ़ें, और उसके साथ साथ जो समाज में कुरीतियां हैं उनको भी दूर करने के लिए अपने स्तर से प्रयास करें। धन्यवाद। Respected faculties and all my dear friends, today I want to talk about Dr. Bhim Rao Ambedkar's contribution to the establishment of social harmony. So first of all, I would like to tell you that Dr. Bhim Rao Ambedkar, also known as Baba Saheb Ambedkar, and he was a champion of social justice and equality. His work had a profound impact on Indian society, particularly in promoting
social harmony. And we all know that Dr. Bhimrao Ambedkar faced numerous challenges in his mission to establish social harmony in India, like as caste untouchability, social exclusion, threats, violence, etc. Now, I would like to put some important points to his contribution in social harmony. Fighting caste discrimination. Dr. Ambedkar dedicated his life to eradicating the caste system, which has been major obstacle to the social harmony in India, promoting education and empowerment. He believed that education was a key to uplifting community and worked tirelessly to provide access to education and economic opportunity, advocating for women's rights. He was a strong advocate for women's rights and worked to promote gender equality. Establishment to reserve the Bank of India, helped save Indian economic policy, labor rights and social justice. He fought for the labor rights and social justice for workers. Conversion to Buddhism. He embraced Buddhism, inspiring millions to follow, promoting social equality. Drafting the Indian Constitution, ensuring equality, justice, and non-discrimination were fundamental principles. Social harmony. He worked continues to inspire movement for social justice and equality. Empowerment. Inspired generation to the fight for their rights and dignity. National integration. Contribution dignity to India's unity and integrity. Despite of numerous challenges, Dr. Bhimrao Ambedkar's contributions have had a lasting impact on Indian society, promoting social harmony and equality. His work continued to inspire movements for social justice and human rights. As we concluded, just remember the word Dr. Bhimrao Ambedkar's word. We educated, we organized, and we united. Means we should work together to create a society that reflects his vision of social harmony and equality. Despite of so many types of obstacles like as lack of support without he always support to equality and justice. He fight for equality and justice, and he gave so many types of opportunities to workers and other people that who are suffer from caste, etc. So now, in the end, I would like to say that architect of Constitution, pioneer of social harmony, salute to Dr. Bhimrao Ambedkar. Thank you. और आप लोग प्लीज कीप करें. Young leaders of tomorrow, picture this. A boy from an untouchable family who conquered Oxford and scripted India's Supreme Law. A very good morning and hearty greetings to all the teachers and everyone present here. I am Ramana Goswami from BCom third semester. And today we gather here to honor a great personality, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, who did not just write history, but he rewrote the destiny of millions. A leader who rose from discrimination to become a symbol of equality, and a reformer who proved that humanity is bigger than caste, knowledge is bigger than privilege, and justice is bigger than power. Dr. Ambedkar was born in a world where social inequality is normal, but instead of accepting it, he decided to challenge it. His profound contribution lies in his unyielding fight against the oppressive caste system. He challenged centuries-old social hierarchy and laid the foundation for an inclusive society. Impacting around
160 million Dalit lives by empowering them with the basic fundamental human rights and promoting education among them because he believed that education, the most powerful tool to bring social change, is education. His dream was not just free India, but a fair India, where every individual could work with pride. While doing all this, he did not forget the most important section of society, women. And as a woman myself, I am very respectful and grateful to the Dr. Ambedkar, not just because he gives us rights, but he gives us identity. He gives us dignity and the opportunity to stand equal. Because at the time when lives of women were just confined to the kitchen stove, Dr. Ambedkar acted as a rebel. He empowered women with the Hindu Code Bill, letting every girl who married stand up to her husband with equal rights in marriage, property, and education. As he has said it powerfully, I measure the progress of community by the degree of progress women have achieved. He did not change a law book, he had changed the mindset of a nation. He gave this nation the world's largest constitution, and this constitution is not just merely a document with some articles, schedule, and appendices. But this constitution is a revolution that had shaped the entire nation. Because he gave this constitution universal adult franchise, the kind of democracy, the kind of governance by the people, of the people, and for the people. And today we see this democracy getting celebrated in its real sense, where I see a lady from a tribal-dominated district in Odisha becoming the president of India. But honoring him once a year is not enough. If we truly respect Dr. Ambedkar, we must build an India where nobody asks, what is your caste? But everyone asks, what are your dreams? The greatest tribute we can give him is a society where equality is habit, dignity is normal, and humanity comes always first. When we make the India real, only then will we truly say we are Ambedkar's nation. Thank you. By the people, for the people. ये जो परिभाषा है अहम नीति लोकतंत्र की, और लोकतंत्र की ये परिभाषा किसी भी लोकतंत्र का प्राण है, और उस लोकतंत्र में समानता का अधिकार या समरसता उस लोकतंत्र का एक तरीके से कहें तो सोल है, आत्मा है। उस सामाजिक समरसता को बढ़ाने में डॉक्टर साहब का जो योगदान था उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं। सानिया रस्तोगी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर से। ये बाबा रामजी अम्बेडकर का जो रोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहा है उसके निर्माण में, उसके ऊपर अपनी बात आइए। अबे भाई सही से बैठ जा, इससे क्या सही से बैठे, पागल है क्या ये, कहते हैं दिमाग से। Good morning to all the participants and my dear friends. Today, I, Sanya Rastogi of Devam Harsam, stand here going to speak on a personality who transformed the destiny of India, Dr. Bhimrao Ambedkar, and his extraordinary role in framing the Indian Constitution. When India became free in 1947, the country stood at a crossroads. We were diverse in religion, caste, language, culture, yet we need one foundation that could unite all Indians, and that foundation was the Constitution of India. And that choosing the chairman of the drafting committee was not just a decision, it was a responsibility to those a mind that would think for millions. And India chose Dr. Bhimrao Ambedkar, also known as Baba Saheb Ambedkar. Why him? Because he was a man who had lived the pain of discrimination. But instead of bitterness, he carried brilliance. Instead of
anger, he carried vision. And instead of fear, he carried courage. As chairman of the drafting committee, Dr. Bhimrao Ambedkar analyzed the constitutions of more than 60 countries. But he did not copy. He crafted a constitution that suits Indian society, diverse democracy, and deeply rooted in equality. His role can be understood in three powerful constitutions. Number one, establishing equality as a social of the constitution. Dr. Ambedkar strongly believed that political freedom is incomplete without social freedom. Thus, he introduced right to equality. Second, abolition of untouchability. भाई Third, वीडियो equality चला रहा है before law. Fourth, prohibition of discrimination. He converted countries of suffering into constitutional safeguards. Number two, gave voice to the weak, the poor, and he ensured reservations in education and employment. Second, protection of minority rights. Third, पकड़ रहे हैं rights of women. बैठ Fourth, social justice principles. For the first time, the Constitution spoke for those who were never heard. Third, establishing the state of democracy. Dr. Ambedkar said, democracy is not just a form of government, it was a way of life. He granted fundamental rights, independent judiciary, parliamentary system, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship. He believed that the nation gave when every citizen बहुत हो गए if Mahatma Gandhi gave India freedom, then Dr. Ambedkar gave India the reason to stay free. Today, as we remember him on Mahaparinirbhan Divas, we are not just remembering a leader, we are remembering the achievement of modern India, अच्छी बात है whose pen was mightier than any weapon, whose vision was larger than any era. Let us not only respect the Constitution but also practice the values and dreams of equality. नमस्कार, मेरा नाम चिरंजन है। यार ये बड़ा पागल है दीपों का संस्कृति छात्रा हूँ। आज हम बात करेंगे भीमराव अम्बेडकर के आर्थिक विचारों पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आर्थिक विचारों में औद्योगिकीकरण, राजकीय समाजवाद, कृषि सुधार, समान आर्थिक अवसर और नीतिगत सुधारों पर जोर दिया गया था, जिनका उद्देश्य एक न्यायसंगत और समावेशी भारतीय अर्थव्यवस्था बनाना था। उन्होंने माना कि आर्थिक और समाजवादी सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है और सभी के लिए समान अवसर और सम्मान आवश्यक है। आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण। उन्होंने भारत में गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण को महत्वपूर्ण माना। उनका मानना है कि औद्योगिकीकरण से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राजकीय समाजवाद और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। उन्होंने राजकीय समाजवाद की अवधारणा का समर्थन किया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता, भूमि का राष्ट्रीयकरण और एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था शामिल थी। उनका मानना था कि राज्य को उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि आर्थिक शोषण न हो। कृषि और भूमि सुधार। कृषि को एक उद्योग का दर्जा देने और उसमें पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के पक्ष में थे ताकि उत्पादकता बढ़े। उन्होंने कृषि के अतिरिक्त श्रम को बुनियादी ढांचा और विनिर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों में समायोजित करने का सुझाव दिया। सामूहिक खेती के से बड़े पैमाने का उत्पादन से लाभ प्राप्त होंगे, जिससे श्रम उत्पादकता बढ़ेगी। समानता और सामाजिक न्याय। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान में समान अवसर और समानता के प्रावधानों को शामिल करने का प्रयास किया कि सभी को सम्मान और संसाधनों तक समान पहुंच सके। आर्थिक नीति और कार्यान्वयन। उन्होंने नीतिगत सुधारों के व्यावहारिक कार्यान्वयन पर जोर दिया। भले ही संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे सही लोगों द्वारा लागू न किया जाए
आर्थिक प्रगति तभी सार्थक है जब वह समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित और सभी को समान अवसर और संसाधन मिले। उन्होंने समावेशी विकास के लिए आर्थिक नीतियों पर जोर दिया जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को काटे। अब अगली शारदा सिंह बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर से ये डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के आर्थिक विचारों पर अपने विचार आइए। क्या कहते हैं बिगड़ी जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखो तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहिब कहते थे अगर एकता से चलोगे तो इंसान क्या आसमान भी झुक जाएगा। A very good morning one and all present here. Here Sarda Singh of BCom first year speak a few words on the economic ideas of Dr. B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar was an Indian economist, social reformer and a political leader. He was born in April 1891 at सिस्टम कौन लाया था in पहले MP. कौन लाया था पहले एलपीजी Dr. Ambedkar was a great leader, thinker, who has not changed life of million people, but also shaped India as the biggest democratic nation. On the other 51 में किया hand, था he served as a law and justice minister in first cabinet in Jawaharlal Nehru. He also led a Dalit movement in India. Dr. Bhimrao is widely respected as a father of Indian Constitution, one of the most economists with global education. Baba Sahib also earned a degree in economics from Columbia University, United States of America, and other degree from आज चल लेना मजा आ रहा है चलेंगे आराम से ले Maharaja of Baroda also तुम्हें जाना है तुम जाओ education, but more than degrees, what made तो पे Ambedkar भीड़ कम हो unique जाएगी ना was that economics had a heart. He focused on the real life problems of poor people, Dalit, laborers and human equality. Economic justice was foundation of the true equality in society. The major contribution of B.R. Ambedkar in economic sector are: B.R. Ambedkar made significant contribution to the economics through his academic work and public policy, focusing on monetary policy, public finance, agriculture reform, labor laws, and stable socialism. He also focused on agriculture economics and land reform. Ambedkar highlighted low productivity agriculture due to small land holding and the caste system. He also played a critical role in labor welfare by reducing the 24-hour in factory working days from 12 hours to 8 hours. Last but not the least, thank you and have a nice day. आदरणीय जजेस, टीचर्स और मेरे दोस्तों, आज मैं नजीब खान प्रथम सेमेस्टर का विद्यार्थी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के आर्थिक विचार यानी उनकी इकोनॉमिक आइडियाज पर कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट नहीं थे, वो एक विजनरी इकोनॉमिस्ट भी थे, जिन्होंने सोचा कि अगर भारत को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले आम आदमी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। चलिए उनके इकोनॉमिक आइडियाज को आसान जुबान में समझते हैं और देखते हैं उनकी सोच आज के जमाने में कितनी रेलेवेंट है। सबसे पहला उनका आइडिया था गरीबी को खत्म करना, इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल। अंबेडकर का सबसे बड़ा टारगेट था इंडिया से गरीबी खत्म करना। उनका मानना था कि एक मुल्क तभी बढ़ता है जब उसका सबसे गरीब आदमी भी आगे बढ़े। आज का कंपैरिजन, आज हम पीएम आवास योजना, फ्री राशन, उजाला गैस, मनरेगा और सोशल वेलफेयर स्कीम देखते हैं। ये सब उन्हीं की सोच का एक्सटेंशन है, लेकिन फिर भी आज भी देश में लाखों लोग गरीबी की लाइन में हैं। यानी अंबेडकर साहब की सोच आज भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन रास्ता उन्हीं ने दिखाया था। दूसरा,
शिक्षा को सबसे बड़ी ताकत माना। अंबेडकर साहब हमेशा कहते थे, शिक्षा एक ऐसी तलवार है जो जिंदगी बदल देता है। उनका मानना था कि अगर हर बच्चा पढ़ेगा तो उससे अच्छी नौकरी मिलेगी और देश भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। आज का कंपैरिजन में आज इंडिया डिजिटल एजुकेशन, स्मार्ट क्लासरूम, स्कॉलरशिप और स्किल प्रोग्राम पर फोकस कर रहा है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन सबको नहीं मिल पाती। अंबेडकर साहब कहते हैं, शिक्षा हर किसी का हक है, कोई चॉइस नहीं। यानी उनकी सोच आज भी हमें गाइड कर रही है। तीसरा, मजदूरों के हक, फेयर वेज फेयर वर्क। अंबेडकर साहब ने मजदूरों की हालत सुधारने के लिए मिनिमम वेज, 8 आवर वर्क डे, मैटरनिटी लीव और लेबर लॉ इंट्रोड्यूस किए थे। आज के कंपैरिजन में आज भी हम लेबर रिफॉर्म्स, मिनिमम वेज इंक्रीज, गिग वर्कर्स के राइट, पीएफ, ESIC जैसे चेंजेस देख रहे हैं। ये सब अंबेडकर साहब के ग्राउंड वर्क पर ही बना है। उनका मैसेज साफ था, मजदूर स्ट्रॉन्ग होगा तो देश स्ट्रॉन्ग होगा। आज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर अंबेडकर साहब होते तो कहते, वर्कर की इज्जत और सेफ्टी को और बेहतर करो। चौथा, जमीन और रिसोर्सेज का इंसाफ। अंबेडकर साहब ने बोला था कि पानी, जमीन और ये सब चीजें सिर्फ कुछ लोगों की मिल्कियत नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। आज के कंपैरिजन में आज भी हम लैंड डिस्प्यूट्स, वाटर स्टोरेज और रिसोर्स इनइक्वालिटी देखते हैं। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट और गांव के रिसोर्सेज के बीच आज भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। अंबेडकर साहब की सोच आज भी ये कहती है, डेवलपमेंट तभी सही से है जब सबका फायदा हो। पांचवा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रोजगार का रास्ता। डॉक्टर साहब चाहते थे कि इंडिया एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बने, क्योंकि इंडस्ट्री रोजगार देती है और इकोनॉमी को स्टेबल बनाती है। उन्होंने फाइनेंस कमीशन, RBI पॉलिसीज और इकोनॉमिक प्लानिंग के आइडियाज दिए। आज के कंपैरिजन में आज इंडिया मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स चला रहा है। ये सब उन्हीं के सोच का मॉडर्न फॉर्म है। अंबेडकर साहब ने पहले ही कह दिया था, एग्रीकल्चर अलोन कैन नॉट फीड इंडिया, इंडस्ट्रीज मस्ट ग्रो। आज इंडिया के रास्ते पर चल रहा है। छठा, अनटचेबिलिटी और उसके आर्थिक नुकसान। दोस्तों, अंबेडकर साहब का सबसे बड़ा स्ट्रगल था अनटचेबिलिटी को खत्म करना, क्योंकि वो जानते थे कि अनटचेबिलिटी सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। अंबेडकर साहब कहते हैं, जिस समाज में कुछ लोगों को नीचा समझा जाता है, वहां कभी इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो सकता। अनटचेबिलिटी के इकोनॉमिक नुकसान भी हैं, जैसे टैलेंट बर्बाद हो जाता है, बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिलता है, उन्हें मार्केट, स्कूल, रास्तों में एंट्री नहीं होती थी। आज के कंपैरिजन में आज लॉ कहता है कि अनटचेबिलिटी इलीगल है, लेकिन कुछ जगह अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे जॉब्स में, एजुकेशन और बिजनेस में कुछ लोग अभी भी पीछे रह जाते हैं। अंबेडकर साहब का मैसेज था, आज भी बिल्कुल फ्रेश लगता है, समाज जब तक बराबरी नहीं देगा, इकोनॉमी कभी भी बराबरी नहीं देगी। उन्होंने रिजर्वेशन का आइडिया भी इसलिए दिया ताकि जो लोग हजारों साल पीछे रहे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर साहब के आर्थिक विचार का एक ही मकसद था, हर इंसान को बराबरी और इज्जत मिले। उनकी सोच सिर्फ उसके जमाने की नहीं थी, वो आज भी इंडिया को गाइड कर रही है। अगर हम उनके आइडियाज को पूरी तरह फॉलो करें तो भारत एक ऐसा देश बन सकता है जहां न गरीबी हो, न भेदभाव हो और हर इंसान आसानी से तरक्की कर सके। अंबेडकर साहब का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। धन्यवाद। जय हिंद। और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के तेरे कंधे पे रख के गोली चलाऊंगा आज। सबसे पहले हम बात करते हैं महापरिनिर्वाण के बारे में।
कि ये होता क्या है। महापरिनिर्वाण का अर्थ है कि मृत्यु के बाद मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति। जब कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से और समाज के लोगों की भलाई के बाद जो मृत्यु मिलती है तो उसे महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं। मतलब एक तरीके से लोगों की भलाई के लिए किया गया कार्य। सबसे पहला महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध को मिला, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषाविद, दर्शन शास्त्र और विद्वान थे और ये एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हिंदू महाजाति में हुआ था। उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महाजाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत जाति माना जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान के ज्ञाता थे, जिसके कारण भारत के संविधान निर्माण में उन्हें बहुत मदद मिली। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान को तैयार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा आउटस्कार्ट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार के लिए समर्पित थी। वर्ष 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बाहर प्रदर्शन किया, क्योंकि दलितों को इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसने भारत में दलितों के आंदोलन को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1932 में इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ ऊना समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के विचार को त्याग दिया। हालांकि दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 तथा केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटें 18% कर दी गई। वर्ष 1936 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में नाजीवाद को हराने के लिए भारतीयों को सेना में शामिल होने का आह्वान किया। 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, क्योंकि इनका कहना था कि जो हिंदू धर्म हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोकता हो, मैं इस धर्म को कभी भी नहीं अपना सकता। फिर उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। वर्ष 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत रत्न से पुरस्कार किया गया। 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की याद में सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर जी को फाउंडेशन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तत्वाधान और 24 मार्च 1992 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। मतलब उन्होंने एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्थापना की। जब उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म अपने तौर तरीकों से सुधारने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा कि मैं जन्म के धर्म को अस्वीकार करते हुए पुनः जन्म लेता हूँ। मैं उस धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के विकास के लिए रुकावटें पैदा करता है और जो मुझे इस नीच के रूप में मानता है। इतिहासकार आरसी गुहा के अनुसार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनूठा उदाहरण है। आज भारत जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, लैंगिक असमानता जैसी कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें अपने भीतर अम्बेडकर जी की भावनाओं को खोजने की जरूरत है, ताकि हम चुनौतियों से खुद को बाहर निकाल सके। जय हिंद। आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ।
मैं नैतिक गुप्ता आज अम्बेडकर जी का परिचय और इनके आर्थिक विचार रखने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू वर्तमान अम्बेडकर नगर में एक दलित परिवार में हुआ। सर आ गए। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर एकत्रित हुए हैं। अभी नैतिक ने वर्ड यूज किया था स्वर्णमान। कोई बताएगा स्वर्णमान क्या होता है? बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चे खासकर स्वर्णमान क्या है? नहीं, ऐसा होता है कि जितने रुपए चल रहे हैं मान, जैसे तुम्हारा जो रुपया होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कागज की कोई वैल्यू नहीं। तो जितने रुपए चल रहे हैं, मतलब सर्कुलेशन में जितनी हमारी मनी है, जितना करेंसी है, उतने ही रुपए का सोना आरबीआई के पास रखा हो। तो पहले स्वर्णमान चलता था, फिर बीच में क्या हुआ, जब मैक्सिको में नई चांदी की कानून पता चला तो उसके बाद सिल्वर स्टैंडर्ड चलने लगा। फिर लगने लगा कि बहुत सारा सोना ऐसे ही फालतू में रखा हुआ है, ठीक। तो जब भारत आजाद हुआ तो न्यूनतम कोष पद्धति, मिनिमम फंड जितने से काम चल जाए उतना ही वो पद्धति अपनाई, ठीक। फिर उसके बाद ये तुम्हारे आगे वाले बदतमीज है। ये सब पढ़ा है कौन सा बीकॉम थर्ड सेमेस्टर वाले बता चुका हूँ, 4 बार मैं बता चुका हूँ। तो उसमें 200 का क्या हुआ था कि 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की चांदी, ये बताया ना? इसको पढ़ गया था, यही टास्क था, ठीक। कि पढ़ के न्यूनतम कोष पद्धति क्या है, रिजर्व। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब प्रॉब्लम ऑफ रूपी एक बुक लिखी थी, तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हो गई है उस बुक से इंस्पायर्ड कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि देश में सेंट्रलाइज्ड बैंक होना चाहिए। हालांकि ऐसी व्यवस्था और देशों में पहले से थी, लेकिन उन्होंने और देशों में उसका अध्ययन किया होगा, उसके बाद चीजें बताई। इसके साथ साथ एक मुद्दा और आया, मैं आप लोग जो बताया मैं वही बता रहा हूँ, अलग से कुछ बता रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म तो लिया हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। लेकिन बाबा साहब ने जब दूसरे धर्म को स्वीकार करने सोचा तो उन्होंने एक बात सोची कि हम किसी भारतीय धर्म को ही स्वीकार करेंगे, यानी ऐसे धर्म को स्वीकार करेंगे जिसका जन्म भारत में हुआ और जिसका जो मेन जो तरीके से कह सकते हैं कि थीम या मोटो कह सकते हैं, सत्य, दया और करुणा। सत्य जो बौद्ध धर्म है वो सत्य, दया और करुणा पद है। तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर की समानता के विचार की बात करते हैं, तो समानता तभी आ सकती है जब तक व्यक्ति व्यक्ति में करुणा होगी, व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम होगा, ठीक। व्यक्ति व्यक्ति में अगर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो वो समाज बहुत शाश्वत समाज नहीं चल सकता, मतलब बहुत देर तक समाज नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जिस धर्म को अपनाया उस धर्म में क्या है, भारतीयता थी, यानी भारत के समाज का ही एक हिस्सा है। भारत की और जो भारत का हिंदू धर्म है या बौद्ध धर्म है, तो उसमें कुछ मामलों में हिंदू धर्म में कुछ समय के लिए कोई आ नहीं, लेकिन उसका जो एसेंस है वो एसेंस लगभग समान है। एक और बात आती है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल जब आ रहा था तो बाबा साहब का मानना था कि देश के सभी लोगों को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में आना चाहिए, ठीक। लेकिन कुछ समय जवाहरलाल नेहरू जी की अलग राय थी, तो उन्होंने हिंदू कोड को लाया, लेकिन उसमें कुछ धर्म के लोगों को उससे अलग रखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका विरोध किया, लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो जो प्रधानमंत्री की इच्छा होती है, जाहिर बात है वो आगे बढ़ती है। तो इस विषय पे अभी वर्तमान सरकार फिर से विचार कर रही है, भविष्य में हो सकता है ये कोड भी आगे आए। और बाबा साहब अम्बेडकर की जैसे सब लोग बच्चों ने बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लेबर लॉज, हम जो लेबर लॉज फ्रेम हुए हैं उनमें बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। सारे बच्चों ने लेबर लॉज की बात, तो जितने मुद्दे हैं सब बच्चों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे टॉपिक्स जितने
उनमें उन्होंने स्वयं कभी मुखर होके कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं किया या बहुत एक्टिव सपोर्ट कभी भारत की आजादी को उन्होंने नहीं दिया। इस बात के लेके उनकी आलोचना होती है, क्योंकि वो जब ब्रिटेन में रहते थे तो कई सारे क्रांतिकारी उनके संपर्क में आए, तो उन्होंने कहा कि आप जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भारत की आजादी के लिए चला रहे हैं, बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड की, तो वहां क्या गोल्ड स्टैंडर्ड में जैसा इन्होंने बताया ने कि गोल्ड स्टैंडर्ड में जितने रुपए छापे जितने की करेंसी छपती थी, मान लीजिए 2000 करोड़ रुपए की करेंसी छपी, तो 2000 करोड़ रुपए का सोना भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक में रखना पड़ेगा, ताकि कभी ऐसा हो जाए कि आप डिमोनेटाइजेशन कर दें और वो रुपए जो है वो बेकार हो जाए, तो वो रिजर्व बैंक में जाके वापस करके और उतने का सोना ले। लेकिन इस व्यवस्था से क्या हुआ, इस व्यवस्था से जो देश का सोना था वो किसी काम का नहीं रह गया, वो पड़े पड़े बेकार यही होगा। भाई करेंसी की जरूरत लगातार बढ़ रही है, आज हमारे देश में 20 लाख करोड़ की करेंसी लगभग चल रही, तो ये करेंसी की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड आज भी होता तो 20 लाख करोड़ का सोना रिजर्व बैंक में रखना पड़ जाता। तो ये कारण रहा कि स्टैंडर्ड्स को बदलना पड़ा, और आज के दौर में जो व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के और रिजर्व बैंक के विश्वास पे चल रही है। यानी 500 रुपए के नोट की कीमत अगर 500 रुपए है तो उसमें लिखा होता, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए 500 रुपए 100 रुपए जितने का भी नोट है इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो ये आरबीआई के गवर्नर के विश्वास पर हम लोग क्या करते हैं, उस करेंसी को मान्यता देते हैं और उतने की उसे मानते हैं जितने की वो हमको दिख रही है, वरना उस करेंसी का वो मूल्य वास्तव में नहीं है। तो एक कह सकते हैं सुधार के तहत स्वर्णमान की बात में चांदी का जिक्र किया इन्होंने, उसके बाद बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक आए हैं, तो इस तरह के सुधार होना बहुत आवश्यक हर अर्थव्यवस्था में होता है और हमारे यहाँ भी हो। आगे अगर स्पेशल तक की हम लोग बात करें तो थोड़ा समय उनको लगेगा आने में, कि कोई समस्या आ गई है तो हो सकता है 5 से 10 मिनट उनको लग जाए। इस बीच में मैं आगे कहूँगा हमारे विभाग के सीनियर प्रोफेसर ओंकार। थैंक यू विकास। आदरणीय मंच, सीनियर प्रोफेसर्स, मेरे कलीग्स और प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे तो इनको प्यार से बाबा साहब कहा जाता है। आज भी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में जब आप देखेंगे बाबा साहब के नाम से ज्यादा फेमस हमारा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो आप सब जानते ही हैं, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण रोल उनका हमारे इतिहास में है कम्युनल अवार्ड। शायद आप लोग ना जानते हो कम्युनल अवार्ड क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं, जहां से रिजर्वेशन की उत्पत्ति हुई। आज रिजर्वेशन हमारे देश में बहुत ही एक बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा है। बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं, बहुत से लोग सपोर्ट में हैं, लेकिन इसका एक इतिहास है। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। अंग्रेजों ने हमारे समाज को बांटना तो शुरू कर ही दिया था। सबसे पहला उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की वो की 1907 में, जब उन्होंने पहली बार मुस्लिम्स को सेपरेट वोटर्स दे दिए। ये मान के चलो वो वोटर्स वो थे जो मुस्लिम्स को ही वोट करेंगे और मुस्लिम नेता चुने जाएंगे, उनकी अपनी सेपरेट लिस्ट थी, उसको बोलते थे सेपरेट इलेक्टोरेट। इस पॉलिसी का विरोध हुआ, कुछ सपोर्ट में थे, कुछ इसके अगेंस्ट में थे, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है अब हिंदू कम्युनिटी को अंग्रेजों ने भी बांटना चाहा। तो 1932 में अंग्रेज क्या करते थे कि समय समय पर वो मीटिंग करते थे टू नो द सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, उन सब सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए। तो
राउंड टेबल नाम देते थे उनको। तो उन्होंने क्या किया कि राउंड टेबल कॉलेज में जन्नत जुबैर आ रही है। उन्होंने बाबा साहब को इनवाइट किया और उन्होंने बाबा साहब को एक अलग इलेक्टोरेट दे दिया फ्यूचर जिसको यूनिवर्सिटी में नाम दिया गया डिप्रेस्ड क्लास। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ जब अंग्रेजों ने विद इन हिंदू कम्युनिटी और जो अनटचेबल लोग थे उनको अलग कर दिया, उनको बाहर कर दिया। उनका ऑब्जेक्टिव था हिंदू कम्युनिटी को बांट देना। तो उन्होंने क्या किया, तो जो डिप्रेस्ड क्लास जो कम्युनिटी जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग टाइप के थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया और उनसे कहा गया कि अब आपके जो नेता होंगे आप ही लोग चुनेंगे और आपको हिंदुओं से सेग्रीगेट कर दिया जाए। इस बात को सुनकर गांधी जी बहुत एग्रेसिव हो गए और उन्होंने उसके रिपरकशंस जान ली। गांधी जी ने क्या किया, इसके अगेंस्ट उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, मतलब फास्ट अंटिल डेथ टाइप का आमरण अनशन जिसे कहते हैं। और सारे लीडर्स कांग्रेस पार्टी के सारे लोग बाबा साहब के पास पहुंचे। बाबा साहब जानते थे ये मेरे पास बहुत बड़ा हथियार आ गया है, अब मैं अपने राइट्स अब मानूंगा। जितना भी हमारा शोषण हुआ, उस समय बहुत शोषण होता था, आज भी होता है लेकिन उस समय कुछ ज्यादा था। उस समय आप ये मान लीजिए कि परछाई तक पड़ जा रही थी अगर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते थे, SC ST लोग होते थे, तो भी उनका विरोध होता था। वो सामने नहीं पढ़ सकते थे, रास्ते में चल नहीं सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे, सार्वजनिक स्थानों पे बहुत सारे आप सभी लोगों को मालूम ही है, देखा होगा मूवीज सीरियल्स वगैरह में। तो ये रियलिटी थी। तो बाबा साहब को जब ये हथियार मिला तो उन्होंने उसको पूरी तरह यूज किया। उन्होंने गांधी जी के साथ नेगोशिएट। तो बाबा साहब भी समझ गए थे कहीं ना कहीं, उन्होंने सोचा सेपरेट राज्य, सेपरेट अपना जगह बनाने से अच्छी कोई और आए और अपने चलने जैसा कि हम लोग आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस हमारे बीच में प्रिंसिपल सर का आगमन हो गया है। हम प्रिंसिपल सर का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वीडियो वाला पुष्पार्पण करें। फोटो जरूर बना सकते तो वीडियो बना रहे ये सोचे तुम कब बैंड हो गए इसमें। अब मेरा अपने सो गाइस देखो प्रिंसिपल सर बैठे हैं। अब मेरा अपने महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि वो कृपया मंच पर यहाँ आए दर्ज पर और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। ये वीडियो बना रहे पहन लो वीडियो बनता है ऐसे कर बना 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 जूता पहन लो। शंकाएं
विभाग प्रभारी महोदय, अन्य मेरे शिक्षक साथीगण, मेरे प्यारे बच्चों, आज महापुरुष अम्बेडकर जी की महानिर्वाण दिवस के पूर्व संध्या पर आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक भाषण प्रतियोगिता के रूप में मैं इस बात के लिए बरेली का एक गरीब परिवार का मुखिया होने के नाते आप सभी को साधुवाद देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ इस महापरिनिर्वाण दिवस पर जिस महापुरुष का महापरिनिर्वाण दिवस हम लोग के उपलक्ष्य में हम लोग बैठे हैं, उसके आदर्शों, उसके मूल्यों, उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसके कार्य का अनुकरण करें, अनुपालन करें। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमने अगर कुछ किया है तो क्या उसके आचरण को धारण किया है कि नहीं। प्यारे बच्चों, अम्बेडकर जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक व्यक्ति नहीं, खुद में एक संस्था थे, राष्ट्र की धरोहर थे, राष्ट्र की प्रतिभा थे और इस राष्ट्र को हम एक गोविंद जी, अगर आपको याद होगा, एक संघ में गीत गाई जाती है और मुझे मैं क्या कैसे करते हैं तन समर्पित मन समर्पित और मैं तुझे क्या। इस भारत माँ के लाल ने जो कुछ अर्पण किया, अगर 1/10 भी हम ऐसा कर पाए तो हमारा जीवन धन्य होगा। इनके मूल्यों, इनके आदर्शों, इनके विचारों, इनकी सोच, इनकी कार्य संस्कृति, कार्य करने का ढंग आज हमारे लिए अनुकरणीय है। ऐसे महापुरुषों के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सब इकट्ठा हुए हैं भाषण प्रतियोगिता के रूप में। भाषण प्रतियोगिता कहना है, मुझे लगता है कि इस माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे को ये समझाने का प्रयास कर लेंगे कि अम्बेडकर जी क्या थे, अम्बेडकर जी क्या हैं, अम्बेडकर जी क्या रहेंगे। अम्बेडकर केवल भूत नहीं थे, ये वर्तमान भी है और भविष्य भी है। व्यक्ति मर जाता है, लेकिन उसका सोच, उसका विचार, उसके कर्म जब तक सृष्टि रहेगी तब तक आएगी हो जाएगी। तो अम्बेडकर जी एक महापुरुष, संविधान के रचयिता, लाता विद्यार्थी हूँ, बड़ा कायदे से पढ़ा। तो आप लोग इनके विचारों को सुनिए, समझिए, एक दूसरे से आदान प्रदान करिए और इसका पालन करिए। आज इस अवसर पर हम आप सबको ढेर सारी शुभकामना एवं बधाइयाँ देते हैं। उस जाति में से समय लोग अछूत का मतलब जैसे समय होते लोग वस्तुओं को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जाति के लिए लेते थे, तब उस समय वस्तु का अवश्य मानव किया जाता था और उसे प्रयोग करने में पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि नीची जाति के बच्चे समाज की उस बेहद बुरी सोच के कारण पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल में नहीं जाते थे। लेकिन सौभाग्य से सरकार ने सेना में भर्ती सभी कर्मचारियों के बच्चों के लिए मुख्य रूप से स्कूल चलाए। इस कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शुरुआती पढ़ाई संभव हो सकी। स्कूल पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के बावजूद भी उनके साथ साथ नीची जाति के बच्चों को क्लास के बाहर या क्लास के कोने में बैठा दिया जाता था। क्लास के बाहर या कोने में बैठा दिया जाता था और क्लास लगने के पश्चात आवश्यकता के कारण नल से नल में प्यास लगती थी। अगर में प्यास लगती थी तो उन्हें पानी पीने की अनुमति नहीं थी, नल को छूने की भी अनुमति नहीं थी। तो वहाँ पर एक चपरासी आता था और उनके हाथों पर पानी डालता था तो वो पानी पीते थे, और अगर चपरासी नहीं होगा तो वो प्यासे ही बैठे रहते थे। इस अवस्था को खत्म करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबको अपना अपना अधिकार दिया और
जिसका आज हम भाई समोसे के लिए मिली है कटोरी। 14 अप्रैल जन्मदिन होता है और 6 दिसंबर जिसमें वो अपनी अंतिम यात्रा की तरफ निकल गए थे, उसे हम लोग परिनिर्वाण दिवस कहते हैं। देखो भाई समोसे बैठ रहे हैं। पूरा देश उनका बर्थडे तो सेलिब्रेट करता ही है, लेकिन 6 दिसंबर का सेलिब्रेशन ये हम लोग कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को इस बात की जानकारी रहे कि हमारे संविधान निर्माता कौन थे, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन यापन करा, समाज के किस वर्ग से उठकर आए और चुनौतियों का सामना करते हुए भारत रत्न जैसा एक खिताब उनको हासिल हुआ। सही में कहा जाता है ये जो भारत की धरती है, ये रत्न गरबा कहलाती है। समोसे बैठ रहे। इसने ऐसे ऐसे रत्नों को जन्म दिया, ऐसे ही महान रत्न थे डॉक्टर भीमराव, आगे का निकाल में पढ़कर बताइए, राम जी अम्बेडकर। एक जो नरेटिव चला, बीच में से राम जी वर्ड भी गायब कर दिया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यही नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। यही नाम पूरे समाज में प्रचलित किया गया। इसमें भी जो पिछली सरकारें थी उनका प्रयास यही था कि ये बीच का जो वर्ड है राम जी, जो उनके पिताजी के नाम पर था, और पहली पुरानी पद्धति भी होती थी कि पिताश्री का नाम भी लगाया जाता था। जो किंवदंतियां फैलाई गई, जो एक विमर्श का विषय फैलाया गया कि भगवान राम के नाम पर उनके पिताजी का नाम था, तो वो भगवान राम का नाम उनके नाम से ना जोड़ पाए, और ये बताया जाए या ये समाज को प्रतीत होना चाहिए कि वो हिंदू धर्म से अलग हो गए। नहीं, वो सच्चे हिंदू थे, सच्चे भारतीय थे, पूरे भारत को उन पर गर्व है। अगर उन्होंने शिक्षा लेने वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, लंदन यूनिवर्सिटी गए, विदेशों में शिक्षा ग्रहण करी, हाँ अस्पष्टता थी, जाति विभेद था, लेकिन उनको विदेशों तक पहुंचाने में भी देखो गाइस समोसा मिला है। गायकवाड़ जी का योगदान था। आनंद कुमार थर्ड आ गए। एक घंटे से ऊपर का ब्लॉग पागल है। हाँ सब एडिट करने के बाद एडिट क्या करूँ इसमें, क्या एडिट करूँ, क्या डालूं? ट्रांसलेशन प्राइज में दो लोग और हैं, एक तो किरण, बड़ा संख्या, अब उसका थर्ड पोजीशन पे है आनंद कुमार, आज से पहले ही। सेकंड पे है नाजिद खान, नजीब खान। हाँ भाई कांग्रेस। और उसके बाद आज के विनर जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो है रौनक गोस्वामी। सभी को बहुत बधाइयाँ, और मेरे भी पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। आज भी कितने 10 बच्चों ने किया, आप तैयार करके आइएगा और पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। कोई याद रहेगा, कोई क्या रहेगा। बाबा साहब का क्या संदेश, सुंदर समृद्ध भारत देश, और थोड़ा ध्यान देना है समृद्ध भारत देश, समृद्ध भारत देश। सेशन एंड होगा, आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक प्रोग्राम होगा, तो उसके जितने भी विनर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सभी को आना होगा। अभी नहीं, सेकंड सेमेस्टर के बाद सेशन होगा, ठीक है। अपने लिए हमारी डेट आपको कर दी जाएगी। और इस सेमेस्टर में अब आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, तो आप तैयारी करेंगे। इस सेमेस्टर का प्रोग्राम आज है लास्ट। अब एग्जाम्स के बाद जब आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे, फोर्थ में आ जाएंगे, थर्ड वाले या सिक्स में, तब हम लोग जो है इसके फिर से जो है की स्टार्टिंग।
बाकी अब सब बता रहे हैं। बाबा जी का क्या संदेश? सुंदर समरस भारत देश। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। के आ गए हम लोग नीचे, क्योंकि आज लास्ट प्रोग्राम था। इसके बाद हम लोग जब दूसरे सेमेस्टर में आएंगे उसके बाद स्टार्ट होगा गाइस। चल अब काम कराने चल। तो फाइनल वीडियो यहीं पे समाप्त होती है यूजी फोरम के प्रोग्राम की गाइस। मिलते हैं पेपर बाद। देख सकते हो गाइस पार्क में कितने लोग बैठे हैं ग्राउंड में। चूतिया थे। क्या बोला? सामने बोल रही है अब भाई, की उसके लिए कुछ बोलूं फर्क ही नहीं पड़ता। देखो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऑफिस में, इनका फॉर्म जमा कर दें। कैसे स्टूडियो की वीडियो बना? फॉर्म भरवाना है। आज जा रहा हूँ आज घर अपने बाइक से। इसकी गाइस देख सकते हो। बैठने तो दे, बैग तो एक काम कर अपना आगे रख। बैठ गया। आज जा रहा हूँ किसी का भी। देखो गाइस मैं तो अपना कॉलेज से आके खाना वाना खा के बैठा हूँ और आज ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो सॉरी गाइस, मैं रात में कहीं घूमने फिरने जाऊँगा तो मैं उसकी वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि मैं आज की वीडियो आज ही अपलोड कर रहा हूँ।